गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 हिंदी मीडियम चैप्टर 14 का लेक्चर 2 बना रहे हैं। देखिए, अभी तक हमने मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा था, उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, ग्लूकोज के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब ग्लूकोज के बाद हमारे पास बचता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 है। ये कैसी शुगर है? कीटो हेक्सोज है, कीटो ग्रुप है इसमें। देखिए कैसी संरचना है इसकी संरचना इस तरीके से है, 6 कार्बन की है, ठीक है, लेकिन कीटो ग्रुप है इसमें। और इससे पहले ग्लूकोज में कौन सा था? एल्डो हेक्सोज थी वो, ये कीटो हेक्सोज है। क्लियर? बाकी सारी चीजें सेम है। आप तो देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि एक तो थर्ड कार्बन का जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा ऑलवेज, हमेशा OH इस साइड पे होगा। इसमें कीटो ग्रुप होगा, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा। अब ये भी 2 फॉर्म में मिलती है, तो इसमें देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, 6 कार्बन है। आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो O के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। अब O के ऊपर जैसे ही माइनस चार्ज आएगा तो ये जो फिफ्थ का H है ये इधर चला जाएगा। ये जैसे ही यहाँ पर जाएगा ये O किस में बदल जाएगा? OH में बदल गया। क्लियर? ये CH2OH इस साइड में इधर आ गया, और ये H जो सेकंड और 5 के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, वहां पर भी सेकंड और 5 के बीच में ही बॉन्डिंग हुई थी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब मैंने कल आपको बताया था कि यदि राइट हैंड साइड पर OH होता है, ठीक है, राइट हैंड साइड पर यदि OH होता है तो कौन सा फॉर्म होता है? अल्फा फॉर्म होता है। क्लियर? ठीक है, तो 2 फॉर्म बनेंगे, एक पे राइट हैंड साइड पर रखना है, सीधे हाथ पर रखना है, एक में उल्टे हाथ पर रखना है आपको, ठीक है। तो दूसरा वाला फॉर्म क्या हो जाएगा? बीटा, और H से ही जुड़ जाएंगे। H जैसे ही आ जाएगा सेकंड और 5 के बीच में ऑक्सीजन से बॉन्डिंग हो जाएगी। क्लियर? अब आप देखो यहाँ पर जो रिंग बनेगी, यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है वो किस किस के बीच में हो रही है? सेकंड और 5 के बीच में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनती है वो किस फॉर्म में बनती है? वो फ्यूरेन जैसी बनती है। फ्यूरेन क्या है? फ्यूरेन एक कंपाउंड है जो कि 5 सदस्य है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फ्यूरेन। तो फ्यूरेन से फ्रक्टोज में जो भी स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम कहेंगे फ्यूरेनोज। क्लियर? तो अल्फा क्लियर हो गया आपको। अल्फा और बीटा में क्या है? अल्फा में राइट हैंड साइड पर OH आएगा, बीटा में लेफ्ट हैंड साइड पर OH आएगा, ठीक है। कौन से OH की बात कर रही हूँ? उस OH की बात कर रही हूँ जो कि शेयरिंग, जिस पर शेयरिंग हो रही है, जिस पर ऑक्सीजन का साझा हो रहा है, वहां पर जो OH ग्रुप बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 5 सदस्य वाले बनेगी, ठीक है। ये माइनस है। जो आपकी फ्रक्टोज शुगर है वो कैसी है? वाम घूर्णक है। वाम घूर्णक का मतलब लेवोरेटरी है। लेवोरेटरी का मतलब यदि इसके ऊपर प्रकाश डाले तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगी, ठीक है। इसकी संरचनाएं बनाएंगे। इस बार हम 5 कार्बन की बनाएंगे। 5 कार्बन की बनाएंगे। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और 6वां कार्बन। बिल्कुल इस संरचना को उठाकर इस पर रखना है। आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं आता है पूछ लेंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं डाइसैक्राइड्स पर। डाइसैक्राइड में आपके पास सबसे पहले आती है सुक्रोज। सुक्रोज के ऊपर वो क्वेश्चन पूछता है, सुक्रोज को कैसे बनाएंगे? सुक्रोज से जब आप चीनी का जल अपघटन करेंगे तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है। ये आपको लर्न करना है। सुक्रोज से हमेशा ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर कहते हैं। इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सुक्रोज का जब हम जल अपघटन करते हैं, सुक्रोज कैसी है? डी प्लस का मतलब कैसी है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दक्षिणावर्ती, है ना। सुक्रोज तो कैसी है? दक्षिणावर्ती। आप इसको ऐसे समझे, दक्षिणावर्ती, यानी प्रकाश को राइट हैंड साइड पर घुमाएगी। लेकिन जब इसका जल अपघटन करेंगे तो उसके बाद जो मिक्सचर बनकर आएगा हमारे पास वो कैसा होगा? वाम ध्रुवण घूर्णक होगा। वाम ध्रुवण घूर्णक का मतलब वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, उल्टे डायरेक्शन में घुमाएगा। क्यों? क्योंकि जब सुक्रोज से जल अपघटन से हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बन रहे हैं, लेकिन ग्लूकोज का जो घूर्णन होता है वो तो कितना है? प्लस में है। और कितना है? 52.5 है। और फ्रक्टोज का कितना है? माइनस में है, 92.4 है। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? मतलब माइनस वाला ज्यादा है, 92.4। तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनता है वो प्लस से किस में बदल जाता है? माइनस में बदल जाता है। इसलिए सुक्रोज कैसी शुगर है? इन्वर्ट शुगर है, उल्टा हो गया। सुक्रोज तो थी प्लस और जो मिक्सचर बनकर आया वो कैसा हो गया? माइनस, ठीक है।
अनपचयी शुगर है, अनपचयी शर्करा है। अनपचयी का मतलब, अब आप पहले इसको समझिए कि इसमें क्या है। देखो इसमें ग्लूकोज बना, फ्रक्टोज बना, तो ये तो मैंने लिखी है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको इसीलिए सिखाई थी, ये है आपकी अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। ये मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है। देखो 6, यदि 6 सदस्यीय रिंग बनती है तब तो क्या नाम लगाते हैं, पायरेनोज, और 5 सदस्यीय होती है तो क्या कहते हैं, फ्यूरेनोज। तो ये तो क्लियर हो गया, ये 6 की वलय होगी तो पायरेनोज और 5 की वलय होगी तो फ्यूरेनोज, ठीक है। ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, क्योंकि दोनों मिल रहे हैं, एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है, दोनों ही डी है। डी का मतलब कैपिटल डी, मैंने आपको कल ही बताया था कैपिटल डी क्या होता है। कैपिटल डी का मतलब ग्लीसरॉल्डिहाइड, ग्लीसरॉल्डिहाइड जो डी वाला ग्लीसरॉल्डिहाइड था उससे इनका अपेक्षित विन्यास मिल रहा था। एक प्लस है और एक माइनस है। प्लस का मतलब ये लाइट को राइट हैंड साइड पर घुमाती है, ये लाइट को लेफ्ट हैंड साइड पर घुमाती है। तो अब आप देखो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो मैंने ये ऊपर नीचे लिखा है, ठीक है। ये तो अल्फा है, एच OH नीचे आएगा इसमें, ठीक है। और ये कैसी है, बीटा है, ठीक है। तो इसका H और इसका OH दोनों निकल जाएंगे, तो दोनों निकल जाएंगे तो ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और इस प्रकार बनी शुगर में, इस प्रकार बनी शर्करा में, देखो यहाँ पर कोई भी समूह नहीं है, कोई भी समूह मुक्त समूह नहीं है, मुक्त कोई भी OH नहीं है। मुक्त OH ना होने के कारण, मुक्त OH नहीं है इसलिए कैसी शुगर है, अनपचयी शुगर है। फिर उसके बाद मॉल्टोज है, मॉल्टोज में भी हम क्या करते हैं, इसका जब अपघटन करते हैं तो हमें 2 ग्लूकोज मिलते हैं, यानी 2 ग्लूकोज को यदि हम मिलाएं तो उससे क्या बन जाएगी, मॉल्टोज बन जाएगी। देखो हमने यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज दिया, यहाँ पर भी अल्फा डी ग्लूकोज, तो आपको लिखना होना चाहिए। अब आपको बस ये पता होना चाहिए कि मॉल्टोज किससे मिलकर बनती है, 2 अल्फा डी से। 2 अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाओ। अल्फा का मतलब आपको पता है OH कैसे साइड पर होगा, राइट हैंड साइड पर होगा। प्लस का मतलब आपको पता है लाइट को कहाँ, राइट हैंड साइड पर घुमाएगा। दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यहाँ से OH2 H2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा। तो ये क्या बनी, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, ठीक है। जबकि ये था, जबकि सुक्रोज क्या थी, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है। फिर उसके बाद है लैक्टोज। लैक्टोज जो मिल्क शुगर होते हैं, जो मिल्क के पाउडर आते हैं उसमें मिलती है। इसको आप जब जल अपघटन करते हैं तो इससे क्या मिलती है, एक तो ग्लूकोज मिलती है, एक गैलेक्टोज मिलती है, ठीक है। लैक्टोज कैसी शुगर है, अपचयी शुगर है। अपचयी क्यों है, अब आप देखो मॉल्टोज भी अपचयी है, लैक्टोज भी अपचयी है, क्योंकि जो ये बन रही है इसमें बनने के बाद आप यहाँ पर देखो पहले कार्बन पर OH मुक्त है, यहाँ पर तो OH मुक्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर OH फ्री ग्रुप है, इसलिए ये अपचयी शुगर है। इसलिए ये क्या उनका अपचयन कर देगी, फैलिंग सॉल्यूशन का, टॉलन रिएजेंट का, ठीक है। लैक्टोज में भी ऐसा ही हो रहा है। लैक्टोज किससे मिलकर बनी है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से। तो पहले आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले नॉर्मल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना लो, फिर ये देखोगे बीटा है क्या। यदि बीटा है तो पहले वाले कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, OH ऊपर आ जाएगा, ठीक है। गैलेक्टोज में क्या बात ध्यान रखनी है आपको, गैलेक्टोज में आपको ध्यान रखना है कि जो 4th नंबर का कार्बन है उस पर भी OH ऊपर होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सिर्फ यही फर्क है। यदि आप इस फर्क का ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपका, तो आपके दोनों ग्लूकोज बन जाएंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि गैलेक्टोज में 4th नंबर का जो OH है वो भी ऊपर रहता है, 3rd के बिल्कुल साथ ही रहता है। 3rd जिस डायरेक्शन में, 4th भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो अब आप देखो ऊपर का H, इधर का OH, H2 निकल गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया, ठीक है। इसमें भी यहाँ पर देखो फ्री OH है, इसमें भी यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर ही देखना है आपको। फर्स्ट कार्बन पर OH यदि मुक्त है तब तो कैसी शुगर होगी, अपचयी शर्करा होगी। यहाँ पर देखो कुछ भी OH नहीं है, तो इसलिए कैसी शुगर है, अनपचयी। तो ये डाइसैकेराइड्स हो गए, आप इनको एक बार पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए ये क्लास 12th हिंदी मीडियम का चैप्टर 14 जो कि जैव अणु वाला चैप्टर है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। तो हमने कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़ा था, उसका वर्गीकरण पढ़ा था। फिर उसके बाद ग्लूकोज की संरचना, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है ये पढ़ा था। वो कौन कौन सी
उसकी संरचना में क्या क्या चीज़ें हैं, प्राथमिक अल्कोहल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, कौन सी अभिक्रियाएं ऐसी हैं, कौन से मतलब कौन कौन सी रिएक्शन वो नहीं देता, जिसके आधार पर उसकी चक्रीय संरचना के बारे में जाना गया। फिर उसके अल्फा और बीटा फॉर्म के बारे में मालूम किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जो डाइसैकेराइड्स हैं वो किस प्रकार हैं। ठीक है, तो जो डाइसैकेराइड है वो 2 प्रकार, डाइसैकेराइड जो थे वो 3 बताए थे मैंने आपको, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड देखो क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, जिसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स इकट्ठे होते हैं। यानी हम पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन करें तो हमें बहुत सारे असंख्य मोनोसैकेराइड मिलते हैं। अब पॉलीसैकेराइड में पहला आता है आपके पास स्टार्च। ठीक है, स्टार्च क्या होता है, सबको पता है कि जो स्टार्च है वो पौधों में पाया जाता है। ठीक है, और मनुष्य भी इसको आहार के रूप में, जैसे आप आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, इन सब में क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, तो जो स्टार्च है वो वाकई में क्या है, अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। यानी इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक इकाई है वो क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। अब ये 2 घटकों में मिलता है, एक तो अमाइलोज में मिलता है और एक अमाइलोपेक्टिन में मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्च का जो अमाइलोज पार्ट है वो कैसा होता है, जल में विलय होता है। पूरे स्टार्च का कितना प्रतिशत होता है, 15 से 20% होता है। जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो जल में अविलय होता है और 80 से लेकर 85% तक होता है। ठीक है, ये जल में अविलय होता है और 80 से 85% तक होता है। अब इसकी संरचना आप कैसे फॉर्म करोगे, अब आप देखो, सबसे पहले जब मैंने आपको कहा कि ये अल्फा डी ग्लूकोज है, तो अल्फा डी ग्लूकोज आपको बनाना आना चाहिए। अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आप हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन फार्मूला के हिसाब से बना लोगे। ये अल्फा है क्योंकि इसमें OH नीचे है। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, ये सिक्स्थ कार्बन है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, ये किसी दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, दूसरे ग्लूकोज से जुड़ेगा। दूसरा ग्लूकोज बनाइए, देखिए OHOH, HOH, OHH, HOH, CH2OH, H, यानी 2 अल्फा डी ग्लूकोज बनाया आपने। अब यहाँ पर लिंकिंग कहाँ हो रही है, मैंने आपको बताया था जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ये OH और ये OH, ये OH, यहाँ से क्या निकल गया, H2O का अणु निकल गया। जब यहाँ से H2O का अणु निकल गया तो क्या बच गया, O बच गया। यानी ये दोनों किससे जुड़ गए, एक ऑक्सीजन से जुड़ गए। तो ये जो संरचना मैंने बनाई है, ये संरचना किसकी है, एमाइलोज की है। तो एमाइलोज में देखो, एक ग्लूकोज का तो फर्स्ट कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, पहला कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, 1 2 3 4, ये फोर्थ कार्बन है। तो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन जो है उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा है। क्लियर, तो एमाइलोज क्या है, एमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज का C1 C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। जबकि एमाइलोपेक्टिन में C1 C4 तो है ही, लेकिन साथ में C1 C6 भी है। देखो कैसे, ये आपने 2 ग्लूकोज बनाए अल्फा, वापिस से वही, इसका देखो 1 2 3 4, ये 4, ये फर्स्ट, दोनों आपस में जुड़ेंगे किससे, एक ऑक्सीजन से। जैसे ऊपर वाली जोड़ी है बिल्कुल वैसे ही जोड़ दी। तो ये लिंकेज तो क्या हो गया, C1 और C4 हो गया। क्लियर, अब आप देखो यहाँ पर अब एक नीचे और श्रृंखला होती है इसकी, बिल्कुल ग्लूकोज की एक दूसरी श्रृंखला आप बनाओगे, वो भी कैसे जुड़ी हुई होगी, C1 और C4 से जुड़ी हुई होगी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले आपको 2 अल्फा डी ग्लूकोज की साइमल्टेनियस पैरेलल स्ट्रक्चर बनानी है। एक श्रृंखला बना ली जिसमें C1 C4 है, फिर एक दूसरी श्रृंखला बना ली जिसमें C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। दोनों श्रृंखलाएं हैं। अब आप ऊपर और नीचे की एक श्रृंखला को जोड़ेंगे तो देखो, इसका पहला कार्बन, इसका फर्स्ट कार्बन और इसका सिक्स्थ कार्बन, देखो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आपको याद करना है और याद करके फिर उसको बना के देखना है। तो फर्स्ट का OH और सिक्स्थ का OH दोनों आपस में जुड़े तो H2O निकल गया। H2O निकल गया तो ये किससे जुड़ेगा, किससे बनेगा, किससे आपस में जुड़ा रहेगा, ये जुड़ेगा O से। समझ में आ रहा है। तो C1 और C6 के बीच में भी एक लिंकेज होता है। तो एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर ये पूछता है। तो इस तरीके से ये पूरी स्टार्च की संरचना है। एमाइलोज की संरचना ये है। एमाइलोपेक्टिन में आपकी पैरेलल भी चलेगी, मतलब ऐसे सीधी स्ट्रेट भी चलेगी और नीचे भी चलेगी। नीचे C1 C6 होगी और इधर C1 C4 होगी। ठीक है,
फिर उसके बाद आपका दूसरा आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किस में मिलता है? केवल प्लांट्स में मिलता है। आपको पता है कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। जो सेल्यूलोज है वो किसका पॉलीमर है? वो है बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर, यानी बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है। तो आपको सबसे पहले बीटा डी ग्लूकोज बनाना आना चाहिए। बीटा डी में क्या है? पहले बिल्कुल ग्लूकोज की संरचना बनाओगे और फिर बीटा फर्स्ट कार्बन पर बीटा पोजीशन कर दोगे, यानी OH को ऊपर ले आओगे। ये बीटा हो गया, ठीक है। अब ठीक है, अब आप देखो एक बीटा बना दिया और दूसरा, अब यहाँ पर ऐसे ऐसे पैरेलल में नहीं चल रही है, ऊपर नीचे चल रही है। तो अब आप देखो ये मैंने बनाया, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन, ओके। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक का फर्स्ट मतलब एक बीटा डी ग्लूकोज के पहले कार्बन का OH सिक्स्थ OH से करेगा आपस में H2O निकल जाएगा। H2O निकल गया तो किससे जुड़ गए ये आपस में? ये आपस में जुड़ गए ऑक्सीजन से। किससे जुड़ गए? ऑक्सीजन से जुड़ गए। तो इस तरीके से जो संरचना बनेगी, तो यहाँ पर कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? C1C4। तो ये आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें कब, तो C1C4 इसमें भी बन सकता है। पता पड़ा आपने ऐसे C1C4 बना दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर नीचे है C1C4, यहाँ पर C1C4 सीधा है और C1C6 ऊपर नीचे है, ठीक है। तो सेल्यूलोज की संरचना इस तरीके से होगी। फिर इसके बाद तीसरा पॉलीसेकेराइड है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन को हम प्राणी स्टार्च या एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है? एमाइलोपेक्टिन जैसी होती है, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी पर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जैव अणु आता है, उसे हम कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलकर बने हैं? अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं, ठीक है। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड में एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तरफ एमिनो ग्रुप है। अमीनो एसिड 2 टाइप के होते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड मींस एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल। आवश्यक तो वो होते हैं जो शरीर के लिए जरूरी है लेकिन जो शरीर में निर्मित नहीं होते, सिंथेसाइज नहीं होते, ठीक है, ये 10 हैं। और जो अनावश्यक अमीनो एसिड है वो शरीर में उपस्थित होते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं, ठीक है। अब आप देखो ये जो है, जो अमीनो एसिड होते हैं ये क्या करते हैं? ये ज्विटर आयन के रूप में रहते हैं। ज्विटर आयन का मतलब इसका एक एच इधर चला जाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये अम्लीय और क्षारीय दोनों समूह रखते हैं तो, और इसीलिए ये द्विध्रुवीय आयन के रूप में, यदि द्विध्रुवीय आयन के रूप में नजर आते हैं, जिसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। फिर इसका एक पॉइंट है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, समविभव बिंदु। समविभव बिंदु क्या है कि यदि मान लीजिए अमीनो एसिड का विलयन लिया और आपने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो आप देखेंगे वो पीएच जिस पर विद्युत क्षेत्र में अमीनो अम्ल अप्रभावित रहे, यानी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें अमीनो एसिड जो है मूव नहीं करेगा, एक ही जगह रहेगा, अप्रभावित रहेगा, ठीक है। वो कहलाते हैं समविभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। अब आप देखिए दो अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं, यदि दो अमीनो एसिड आपस में, एक अमीनो एसिड ये है, एक अमीनो एसिड ये, जब आपस में जुड़ेंगे तो देखो इसका H NH2 है ना, इसका H और इसका OH बाहर निकल जाएंगे। तो H2O बाहर निकल गया, तो H2O बाहर निकल गया तो यहाँ पर देखो क्या बंध बन गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या बंध बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म हो गया? ये हो गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड। CONH बॉन्ड इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। यदि दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं, दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं, 3 अमीनो एसिड जुड़ते हैं, 4 अमीनो एसिड जुड़ते हैं, तो इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनते चले जाते हैं। और एक पेप्टाइड, जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स, तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड से मतलब डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, इस तरीके की संरचना होती है। फिर उसके बाद आपके पास जैव अणु का लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन क्या होते हैं? देखिए प्रोटीन तो अभी आपको पता है किससे मिलकर बने? अमीनो एसिड से मिलकर बने। इनकी 3 प्रकार की संरचना होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक संरचना किस बारे में बताती है? अमीनो एसिड के क्रम के बारे में बताती है। अमीनो एसिड के क्रम के बारे में मान लो जैसे वैलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, एक में जुड़ा हुआ, ये अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं,
और एक संरचना बना रहे हैं, वो संरचना कौन सी होगी? प्राथमिक संरचना होगी। लेकिन मान लो अभी इसका ऑर्डर चेंज हो गया, ऐसे हो गया, पहले ल्यूसीन आ गया, फिर आइसोल्यूसीन और फिर वैलिन, ठीक है। तो अभी क्या हुआ? क्रम बदल गया ना, अमीनो एसिड का क्रम बदल गया, तो प्राथमिक संरचना भी बदल गई। तो ये अमीनो एसिड के क्रम को बताती है। द्वितीयक संरचना जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक हेलिक्स और एक बीटा प्लेट संरचना। हेलिक्स का मतलब होता है कुंडलाकार, कैसी होती है? सर्पिल, ऐसे होती है। स्क्रू देखा ना इस तरीके से, ये हेलिक्स कहलाता है, ठीक है। तो सर्पिल कुंडलाकार होती है। पेप्टाइड श्रृंखलाएं ये लचीले प्रकार के होते हैं। देखो अब एक ही कुंडल में, एक ही हेलिक्स में, अभी आपको बताएगा अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है CONH, 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 CONH। तो अब क्या होता है? एक ही हेलिक्स में देखो CO और NH इनके बीच में भी आपस में बॉन्डिंग हो जाती है। देखो यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई जो मैं बना रही हूँ, ये जो मैं फॉर्म कर रही हूँ ये, ठीक है। ये बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग है? इट्स अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग है ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो हेलिक्स में इस तरीके की पाई जाती है। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर बीटा प्लेट संरचना जो है वो कैसी है? परत के समान। कैसी है? परत के समान, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। देखो CONH इस तरीके की संरचना है। एक शीट इस तरीके से जुड़ी हुई है, एक अमीनो एसिड्स मिलकर, अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े, उन्होंने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाई। दूसरे अमीनो एसिड्स जुड़े, उन्होंने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाई। दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में भी जुड़ी हुई है और ऊपर नीचे से भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये किस तरीके की संरचना बना रही है? ये बना रही है परत के समान, यानी ये स्ट्रेच हो सकती हैं, इनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, फैल सकती हैं ये परत के समान। ये और ये में बॉन्डिंग तो सेम है, लेकिन ये एक ही हेलिकल के बीच में, लेकिन ये दो अलग अलग एमिनो एसिड्स के बीच में, ठीक है। इनके बीच में हाइड्रोजन बंद हो सकते हैं, डाइसल्फाइड बंद हो सकते हैं। फिर तीसरे प्रकार की संरचना होती है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, जो कि कैसी होती है? त्रिविमीय, 3 डायमेंशन होती है। इसमें पॉलीपेप्टाइड संरचनाएं गुच्छे के रूप में, देखो ये गुच्छा दिख रहा है आपको, गुच्छे के रूप में, गुच्छे के रूप में मिलकर क्या बनाती है? एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो इस तरीके से ये आपका इसको आप पढ़ेंगे। मेन चीज मैंने आपको बता दी है। फिर भी कोई डाउट आता है पूछेंगे। थैंक यू।